हेलो बच्चों, हमारा वो वीडियो अधूरा रह गया था। अब हम इसको आगे पूरा करते हैं इस टॉपिक को। अब हम बात कर रहे हैं 1998 में आरबीआई की कार्यसमिति ने 2 नए मापों का सुझाव दिया था और उसके बाद इन मापों को हम इस तरह से लिख रहे हैं NM2, NM3, L1, L2, L3। क्लियर? ये जैसा दिखा रखा आपके स्क्रीन के ऊपर हमने। NM2 क्या है हमारा? NM2 क्या है? जनता के पास करेंसी, सेम वही मांग जमाए, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाए, तीनों शामिल है। बस इसमें हमने क्या जोड़ दिया? शॉर्ट रन फिक्स डिपॉजिट। देखो फिक्स डिपॉजिट 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं 5 साल के लिए, एक होते हैं 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने। तो इसमें हमने कौन से लिए हैं? शॉर्ट वाले फिक्स डिपॉजिट से लिए हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं। किसमें? NM2 में। अब NM3 में क्या शामिल कर लिया? देखो यहाँ इसने वही तरीका अपनाया, NM2 लिख दिया ना, NM2 प्लस में। क्लियर? NM2 प्लस में अल्पकालीन लिया था तो यहाँ कौन सी ले ली हमने? दीर्घकालीन फिक्स डिपॉजिट ले ली जो लंबे समय के लिए होती हैं, 2 साल 4 साल। क्लियर? उसके अलावा और क्या जोड़ दिया इसमें? जो भी वित्तीय संस्थाओं का अल्पकालीन फंड होता है वो इसके अंदर हमने NM3 में शामिल कर लिया। तीसरी धारणा क्या ली हमने? L1 क्या लिखा हमने? NM3 ले लिया। क्लियर? देखो हमने NM3 लिया, इसमें हमने क्या क्या छोड़ रखा था अभी? डाकखानों की जमाएं, हमने वो जोड़ दी। L2 के अंदर हमने क्या शामिल किया? क्लियर? L2 में हमने कुछ भी शामिल, ये ना L1 ना M3 लिखा है ना M2, हमने इसमें क्या लिखा है? समय अवधि मौद्रिक प्राप्तियां प्लस जमाओं के जो भी प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे LIC के आपने जमा कराए तो आपको कोई प्रमाण पत्र मिलता होगा, NSC खरीदते हो तो कोई प्रमाण पत्र तो मिलते हैं ना, वो सब। समय अवधि मौद्रिक प्राप्तियां और जमाओं का प्रमाण पत्र और समय अवधि जमाएं, चाहे वो शॉर्ट रन की हो चाहे लॉन्ग रन की हो, दोनों ले ली इसमें यहाँ पर, जो कि हमने NM3 NM2 में अलग अलग ली थी। क्लियर? ये L2 में हो गया। L3 में क्या शामिल कर लिया हमने? L2 को ही शामिल किया है L2 प्लस में। इसके अलावा क्या बची? गैर वित्तीय संस्थाओं के पास जो भी सार्वजनिक जमाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, जैसे आपका कॉलेज है, क्या है ये? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। ये बैंक का काम थोड़ी करता है, लेकिन यहाँ पर भी तो सरकार की जमाएं हैं। क्लियर? तो वो किस में आ गई? L3 के अंतर्गत शामिल हो गई। तो बच्चों ये हमारी धारणाएं हैं NM2, NM3, L1, L2, L3। तो ये आपको अच्छे से याद करके अपनी कॉपी में लिख के देखना है। पहले हमारे पास कौन सी धारणाएं थी? M1, M2, M3, M4, और अब हमारे पास क्या है? NM2, NM3, L1, L2, L3। पूर्ति की धारणा है, मुद्रा की पूर्ति। अब हम पढ़ रहे हैं मुद्रा गुणक। जैसे गुणक क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमने इसका फार्मूला लिख रखा है, दिखा रखा है। मुद्रा गुणक क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति बटा हुआ में उच्च शक्ति मुद्रा। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, मुद्रा गुणक बराबर मुद्रा पूर्ति बटे में उच्च शक्ति मुद्रा। तो मुद्रा की पूर्ति को हमने किससे लिखा? कैपिटल M से, और उच्च शक्ति मुद्रा को हम किससे लिखते हैं? H से, हाई पावर्ड मनी। और मुद्रा गुणक को हमने किस में लिखा? स्मॉल m में। क्लियर? तीनों में डिफरेंस है, M अपॉन कैपिटल H बराबर स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? मुद्रा गुणक, और M क्या है? कैपिटल M मुद्रा की पूर्ति, और H क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा है। क्लियर? अब यहाँ इसने M बता दिया। अभी मुद्रा की पूर्ति जो हमने सबसे पहले पढ़ा था M1, C प्लस D, C यानी करेंसी और D यानी डिमांड डिपॉजिट्स, मांग जमाएं, यानी जनता के पास जो भी नोट हैं, सिक्के हैं वो, और जो भी बैंक के पास जमाए हैं वो। और हाई पावर्ड मनी में हमने अभी आपको समझाया था, इसमें करेंसी और नोट के साथ साथ क्या है? बैंकों के कैश रिजर्व शामिल हैं। तो इसने देखो फॉर्मूले के रूप में भी लिख के आपको दिखा दिया है, C प्लस RR प्लस ER। C क्या है? जो भी करेंसी है, नोट्स एंड कॉइन्स। RR क्या है? व्यापारिक बैंकों के पास जो भी रिजर्व है, और ER क्या है? जो भी एक्सेस रिजर्व रहता है कैश के रूप में, वो सब। क्लियर? इन दोनों फार्मूले को हमने इसके अंदर रख दिया। M की जगह पे हमने लिख दिया C प्लस D, और H की जगह पे हमने लिख दिया C प्लस RR प्लस ER। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला आ गया। इसको हमने क्या कर दिया? दोनों को D से भाग कर दिया। C प्लस D को D से भाग कर दिया, और C प्लस RR ER को भी हमने D से भाग कर दिया। देखो दोनों सबको D से भाग कर दिया। जब D से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? देखो वहाँ पर तो D से कैंसिल होके 1 बन जाएगा। और इन सबको हमने छोटे छोटे नाम दे दिए। छोटे छोटे नाम का मतलब क्या दे दिए? जैसे C अपॉन D को हमने क्या नाम दे दिया? C, छोटी C, याद दिखा रखी है डायग्राम में। ठीक है? R अपॉन D को हमने क्या नाम दिया? छोटा R।
क्लियर। ई आर अपॉन डी को हमने क्या दिया, छोटी ई के, और इस तरह से हमने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इस तरह से लिख दिया, सी स्मॉल प्लस में डी, डी से कट के एक बच गया, प्लस में नीचे क्या लिखा हमने, सी डी को हम स्मॉल सी लिख रहे हैं, इसको आर, आर अपॉन डी को स्मॉल आर लिख रहे हैं, क्लियर। और फिर हमने उसको क्या लिखा, अगले को ई आर अपॉन डी, इसको हम ई लिख रहे हैं। इस तरह से इस फार्मूले को हमने ये लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास मुद्रा गुणक आ गया, क्लियर। उच्च शक्ति मुद्रा पूछे तो आप एच को इधर ले आओ, एम को इधर ले आओ, इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज कर दिया, एच इधर और एम इधर, क्लियर। इस तरह से ये हमारा मुद्रा गुणक हो गया। अब बच्चों हम ये जानना चाहेंगे कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा होती है वो कैसे चलन में आती है। क्या सरकार नोट छाप कर जनता में बांट देती है? नहीं नहीं सर, जब सरकार नोट छापवाती है तो आरबीआई को अपने पास रिजर्व रखवाने पड़ते हैं। सरकार को अपनी सिक्योरिटी, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है, ऐसे ही सरकार को जब नए नोट छापने पड़ते हैं आरबीआई से कहती है जारी करने के लिए, तो आरबीआई को वो सिक्योरिटी जमा करवाती है। और हमारे देश में 120 करोड़ की सिक्योरिटी जमा है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का हमारे पास गोल्ड है, क्लियर। अब इस तरह से हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि सरकार है क्या करती है, जो भी पैसा छपवाती है आरबीआई से अपने सिक्योरिटी को जमा करवाकर उस पैसे को वो दो कार्यों पर खर्च करते हैं, या तो विकासात्मक या गैर विकास। जो विकासात्मक कार्यों पर खर्च करती है तो वो देखो आय, लगान, मजदूरी, लाभ, आय, लगान, मजदूरी, लाभ और ब्याज के रूप में जनता को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से करेंसी है, मुद्रा है, जनता के अर्थव्यवस्था के चलन में आ जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्या केंद्रीय बैंक की इच्छा पर निर्भर करती है एक देश में मुद्रा की पूर्ति? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। एक देश में मुद्रा की पूर्ति केवल केंद्रीय बैंक की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह केंद्रीय बैंक के साथ साथ देश के जो व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक का मतलब जैसे एसबीआई या क्लियर, इस तरह के इनको व्यापारिक बैंक कहते हैं, या और आम जनता, इन तीनों पर निर्भर करती है। केंद्रीय बैंक जो सरकार उसे कहता है, और देश के व्यापारिक बैंक साख गुणक पर निर्भर करेगा, जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, साख गुणक, मुद्रा गुणक, क्लियर, जो सीआरआर पर निर्भर करता है। और तीसरा है आम जनता, कि आम जनता कई बार क्या है, कैश अधिक रखना चाहती है, तो कैश अधिक रखने के लिए तो फिर मुद्रा की पूर्ति वो अधिक रखेगी। अब इसमें एक और लास्ट टॉपिक है जो हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं, इसके साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं कि मुद्रा की आदर्श पूर्ति क्या होती है। आदर्श, जिसे हम कहते हैं ना आदर्श चीज़, तो वैसे मुद्रा की आदर्श पूर्ति क्या होनी चाहिए। देखो, मुद्रा की पूर्ति का कुल व्यय पर प्रभाव पड़ता है, परिणाम स्वरूप व्यापारिक गतिविधियाँ, उत्पादन, रोजगार सब इससे प्रभावित होते हैं। तो एक पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था जिसमें कोई भी साधन बेकार ना हो, सबको काम मिल जाए, उनके द्वारा जो भी उत्पादित उत्पादन को खरीदने के लिए जितने भी हमें मुद्रा की जरूरत है ना, वही मुद्रा की आदर्श पूर्ति होती है। यानी जितना देश में उत्पादन हुआ वो सारा का सारा बिक जाए तो उतनी ही मुद्रा आदर्श मुद्रा की पूर्ति होती है। यदि मुद्रा की पूर्ति इस आदर्श पूर्ति से अधिक होगी हमारे देश में या किसी कहीं पर भी, तो मुद्रास्फीति यानी कीमत वृद्धि की स्थिति हो जाती है, और उसे कम करने के लिए फिर क्या होता है, मुद्रा की उस पूर्ति को घटाया जाता है और आदर्श पूर्ति के बराबर लाने की कोशिश की जाती है, क्लियर। इसी तरह से अगर मुद्रा की पूर्ति आदर्श पूर्ति से कम हो जाएगी तो देखो देश में मंदी फैल जाएगी, क्योंकि सामान है उत्पादन बिना बिका रह जाएगा। तो आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी, आपको पता होना चाहिए मुद्रा की आदर्श पूर्ति क्या होती है। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मौद्रिक नीति। आपने राजकोषीय नीति तो पढ़ लिया है, जिसमें इस मुद्रा की पूर्ति को ही तो कंट्रोल किया जाता था। आवश्यकता से अधिक है तो कीमत बढ़ने लगती है, आवश्यकता से कम है तो कीमतें गिरने लगती हैं, यानी देश में मंदी छा जाती है। तो यही मुद्रा की आदर्श पूर्ति है कि ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो। तो हमने राजकोषीय नीति पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति। तो कल हम जो वीडियो पढ़ेंगे वो होगा हमारा मौद्रिक नीति के बारे में, ओके। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।